नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और अगले आधे घंटे में अगर आपके कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल है तो वो इस शो में हम शामिल करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको उन तमाम कमोडिटीज पर रणनीति सुझाएंगे। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने का जो तरीका है वो लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हमारे सोशल मीडिया हैंडल भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि देवरा जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप से, और इसके अलावा दीपेन शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं सत्यवन.com से। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दीपेन, आपसे समझना चाहेंगे, इस वक्त सोने चांदी की चाल हम जब सुबह देख रहे थे तो अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब देखिए ऊपरी स्तरों से हल्का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इक्विटी मार्केट में भी जिस तरह से तेजी आई है, कहीं ना कहीं जो दूसरी तरफ सोने गोल्ड मार्केट है वहां पर उस दबाव देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाले समय में आप ट्रेंड कैसा देख रहे हैं सोने में? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपके धन्यवाद और आपके दर्शकों को आपको दिवाली की खूब-खूब शुभकामनाएँ जो अभी कंप्लीट हुआ है फेस्टिवल। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे मार्केट्स में, तो कहीं न कहीं थोड़ा करेंसी का प्ले रहा है इंडियन मार्केट्स की, जो यूएसडी डाउन आया है और इंडियन रूपी अप हुआ है, उसी की वजह से हमने प्राइसेज़ में थोड़ी नरमी देखी है। लेकिन आगे जाके जो इवनिंग सेशन आएगा उसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ही उछाल आ सकता है और एमसीएक्स के प्राइसेस में भी वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई थिंक सही अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे ट्रेडर्स और ये हफ्ते के ट्रेडर्स के लिए कि आप गोल्ड और सिल्वर में बाई करके चलो विथ स्टिक स्टॉप लॉसेस ऑफ कोर्स, लेकिन आगे जाके आपको अच्छे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको दे दी गई है। मौका अच्छा है, गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर निवेश करने की राय होगी, ट्रेड करने की राय होगी। ये राय इस वक्त आपको सोने चांदी में दी जा रही है। चलिए अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हम एक एक करके आपके सवाल मिलना भी शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल आया है राधिका गुप्ता जी का, और इनका सवाल है चांदी पर। चांदी इन्होंने 65,200 के भाव पर लिया हुआ था, लॉन्ग किया हुआ है चांदी को। इस पर एक राय ले लेते हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे, राधिका गुप्ता जी का सवाल है, चांदी को खरीदा हुआ है इन्होंने, क्या करना चाहिए, रणनीति क्या सुझाएंगे आप? डेफिनेटली उन्होंने थोड़ा प्राइसेस हायर लिया, अदरवाइज ट्रेड सही है। आई थिंक सिल्वर में एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, जैसे आगे भी बात हुई। मुझे भी लग रहा है सिल्वर एंड गोल्ड दोनों बाय ऑन डिप से बॉन्ड यील्ड का नीचे आना एज वेल एज यूएस इन्फ्लेशन का हायर लेवल पे रहना, वो एक अच्छा सिनारियो बनता है बुलियन के लिए। हालांकि आप अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 65 आप मेंटेन करें एंड पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि अपर साइड एक बार जो 65,000 तक के लेवल्स आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके कोर्स के करीब एक बार प्राइसेस आएंगे। ज्यादा लॉस के चांसेस नहीं दिख रहे। मुझे लग रहा है पोजीशन में होल्ड करना चाहिए। अगर 65,600 के करीब आए तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपको चांदी पर दे दी गई है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस वक्त दोनों में ही, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही देखी जा सकती है। और जिस तरह से शुरुआती तेजी कम हुई है, इस रणनीति को अपनाने की राय होगी। ये राय आपको राधिका जी दे दी गई है। अगला सवाल हमें भेजा है मुंबई से रोहन जी ने, और मेटल स्पेस से इनका सवाल आया है कॉपर। इन्होंने 735 पर शॉर्ट किया हुआ है, क्या करें, ये इनका सवाल है। और दीपेन, आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, कॉपर इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, मेटल के दाम में जिस तरह से हम देख रहे हैं मोमेंटम है, कॉपर में अच्छी तेजी बनी हुई थी, अभी इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, क्या रणनीति सुझाएंगे इन्हें? देखिए, स्टिक स्टॉप लॉसेस रखने की जरूरत है 738 के आसपास, बिकॉज जो भी बेस मेटल्स में गिरावट के न्यूज थे ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि 690 700 के आसपास जब भी कॉपर आता है तो वहां पे हमें बाइंग देखने मिलती है और प्राइसेस फिर से 748 750 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो हमारा मानना ये होगा कि शॉर्ट की तरफ ना रहे। 750 752 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे अच्छा कुशन होता है शॉर्ट करने के लिए। ये थोड़े इन बिटवीन लेवल्स है, तो यहाँ पे आप एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं।
ऑलराइट, ये राय आपको दे दी गई है। कॉपर में हमने देखा था तेजी आई थी, लेकिन अब देखिए वहां पर भी हल्की दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट करने किया है आपने, लेकिन ये रणनीति आपको सुझा दी गई है। चलिए अब कच्चे तेल की चाल पर को और थोड़ा समझ लेते हैं और इस पर भी रणनीति समझ लेते हैं। खबर ये आ रही है कि ओपेक प्लस पुराने करार पर कायम है और अगले महीने भी रोजाना 4 लाख बैरल बढ़ाएंगे उत्पादन, इस तरह की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं। तो इस पर हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ कमोडिटी एंड करेंसी के डायरेक्टर नवीन माथुर जुड़ चुके हैं आनंद राठी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो फैसला आया है ओपेक प्लस की तरफ से, अपने जो पुराना उत्पादन करार था उस पर बने हुए हैं, इसके क्या मायने निकालने चाहिए और क्या मांग के मुकाबले सप्लाई में भी सप्लाई कम रहेगी? क्या आउटलुक बन रहा है आपका कच्चे तेल को लेके? धन्यवाद पूजा एंड दिवाली विशेस टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि जो कच्चा तेल है, डेफिनेटली जो आपने बात रखी, फंडामेंटल रीजन एक स्टेबलाइजेशन की तरफ ही है कच्चे तेल में ओवर अ लॉन्ग टर्म नाउ। तो मुझे लगता ये है कि जब तक ओपेक प्रोडक्शन की स्थिति को कायम रखता है, जो उन्होंने अब की बार भी रखा है कि तो 4 लाख बैरल्स पर डे दिसंबर से आउटपुट को बढ़ाएंगे, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के लाइन में ही था। अब सोचना ये है कि यूएस और जो बाकी कंट्रीज हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। एंड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्रूड की वजह से। इन्फ्लेशन जो है वो एक काफी बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्रूड के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उस वजह से। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो थोड़ा बैलेंस्ड है। इन्वेंट्री भी बढ़ी है, यूएस इन्वेंट्रीज तकरीबन 3.25 मिलियन बैरल से इन्वेंट्री भी 29 अक्टूबर का जो वीक था उसमें बढ़ी है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि तेजी का रुख रहेगा पूजा, क्योंकि इकोनॉमी रिकवरी है। वैक्सीनेशन काफी हद तक अक्रॉस कंट्रीज काफी हद तक पूरा हो चुका है, काफी हद तक उसमें भी प्रोग्रेस हो चुकी है, पूरा तो नहीं, काफी हद तक उसमें भी प्रोग्रेस हो चुकी है। और ट्रैवल दोबारा से खुल रहा है, तो लोगों का थोड़ा जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव हो रहा है। एंड देयरफॉर ऑल प्रोबेबिलिटीज आर दैट द क्रूड माइट even touch beyond $90, $93-94 in 2 to 3 months time frame. And but currently जो अभी है तकरीबन WTI $82 के आसपास चल रहा है। MCX का जो नवंबर वायदा है वो तकरीबन 6100 के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर किसी को भी ट्रेड करना है इंट्राडे में तो तकरीबन 6050 के आसपास का बाय डिप्स पे करना होगा नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को। एंड 5950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और 6200 तक के टारगेट्स जो हैं ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। वैसे भी अक्टूबर मंथ में जो WTI क्रूड है वो तकरीबन 12% की तेजी दिखाई है और तकरीबन $83.5 के आसपास क्लोज हुआ था अक्टूबर एंड में, जो कि 7 ईयर का हाई है। तो मेरे ख्याल से जो टाइट सप्लाईज है, हायर डिमांड है, एंड ओपेक अपनी बात पे आउटपुट पे कायम है 4 लाख बैरल्स को लेके। सो ओवरऑल ट्रेंड देयरफॉर माइट बी अ लिटिल पॉजिटिव, बट आई थिंक इट माइट स्टेबलाइज in the long term. It might stabilize at around $75 to $80, but we can see the WTI prices to touch even $95-96 in next 5 to 6 months. पूजा। तो नवीन जी, आपने बोला कि अगले 3 से 4 महीने में $90 तक का स्तर भी छू सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट भी आई थी और उनका कहना है कि $120 का स्तर भी जल्द ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को और आपको क्या लगता है ये लेवल कब तक अचीव होता हुआ नजर आएगा? आई थिंक पूजा, एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो यूएस के डिसीजंस हो रहे हैं, जो व्हाइट हाउस से बात निकल कर आ रही है, वो काफी स्ट्रांग है। मतलब कि वो चाहते हैं कि दे वांट टू पुट the economy from trouble in terms of inflation, and therefore they are looking forward for the prices to go beyond or go less than $80 mark per barrel. तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व
से भी बात चल रही है कि उसमें से भी वो अपने कुछ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री को रिलीज करेंगे। सो आई थिंक सप्लाई बूस्ट आएगा थोड़े दिनों में या 1-1.5 महीने में, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सो हेंस आई एम फीलिंग दैट मे बी ऑन द हायर साइड एक बारी $95-96 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, पर ओवर अ लॉन्ग टर्म से ईयर स्पैन ऑफ टाइम वी माइट सी क्रूड स्टेबलाइजिंग एट अराउंड $75-80। पूजा। बट इसमें नवीन जी, आरामको, आप यूएस की बात कर रहे थे, आरामको ने भी दाम बढ़ाने का डिसीजन लिया है यहाँ पर। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप आगे आने वाले प्राइस ट्रेंड में? या पूजा, जैसे भी जब भी सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो नेगेटिव इफेक्ट ही होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई कुछ हद तक स्टेबलाइज होगी आने वाले टाइम में। अभी तकरीबन डिमांड और सप्लाई में सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो भाव तेजी की तरफ है। पर जैसे ही ये थोड़ा सा सप्लाई का जो कंस्ट्रेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, I think the markets would stabilize, as I mentioned, $75 or so. So 29 नवंबर को भी ईरान और 6 वर्ल्ड पावर जो हैं वो कुछ अपनी बातें रिज्यूम कर रहे हैं 29 नवंबर को। सो ओवरऑल मतलब कि मेरा मानना ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई पे डेफिनेटली फोकस आने वाला है और वो जरूर आएगा, सो दैट द वर्ल्ड इकोनॉमीज डू नॉट गेट इनटू समथिंग ऑन द इन्फ्लेशनरी पार्ट which we anyway are seeing across the world. Means US economy is around 3.5% to 4% on inflation. Eurozone also is on the high inflation. अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक जो उसका 2% टारगेट है इन्फ्लेशन का, उसके ऊपर यूएस में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी हर्ट ना हो इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो एक प्रेशर बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली आने वाले टाइम में सप्लाई बढ़नी चाहिए और बढ़ेंगी भी, और जो प्रेशराइज कर सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे की तरफ या मंदी का रुख देने के लिए। पूजा। ओके जी नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अपना हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक फैक्टर को डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि, एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे क्रूड पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, जिस तरह के फैसले इस वक्त निकल कर आ रहे हैं और ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो कि चाल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप क्या रणनीति सुझाएंगे? डेफिनेटली जैसे नवीन जी ने डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया, आई थिंक फंडामेंटल पॉजिटिव साइड है। आई थिंक नियर टर्म डिमांड इज नॉट अ मेजर कंसर्न और बिग इश्यू। अभी जो मेजर कंसर्न है वो जो ईरान एंड यूएस के बिटवीन जो न्यूक्लियर टॉक चालू होने वाला है, उसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट अगर आए तो आई थिंक ईरान का उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगा, उसका सप्लाई अलग से आएगा। हालांकि ईरान का जो सप्लाई इंडिया की एज ए इकोनॉमी काफी अच्छा है, अगर ये सप्लाई आता है तो हमें $7 to $8 के डिस्काउंट पे क्रूड मिलेगा। बट प्राइसेस पे मैं नहीं मान रहा हूँ कि कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा क्रूड हो या इक्विटीज हो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट करके चलता है। इसी हिसाब से लास्ट वीक में अच्छा करेक्शन प्राइसेस में था। मुझे लग रहा है कि ये बॉटम बन चुका है। आई थिंक क्रूड में नॉट सस्टेन बिलो $78 एंड अपर साइड में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नियर टर्म में $88-87 तक के लेवल्स आपको दिखने चाहिए। 120 ये एक साल का शायद टारगेट हो सकता है, बट इन नियर टर्म प्राइसेस में हो अराउंड $75 to $87। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक ब्रॉडर रेंज बाउंड रहेगा। अगर किसी को एक स्ट्रेटेजी बनानी है तो आई थिंक वहां पे 6070 के करीब बाय करे, 6000 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपर साइड 6280 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो व्यू तेजी का है, स्टॉप लॉस से ट्रेड करें तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है।
ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको क्रूड में भी दी गई है, फंडामेंटल पे सुझा दिया गया है और टेक्निकल राय भी यहाँ पर आपको सुझा दिया गया है। अब चलते हैं ग्वार पर। यहाँ पर भी एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया है, जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और ग्वार सीड वायदा 7,000 के करीब है, ग्वारगम 13,000 के करीब है और ग्वारगम में हमने देखा कि 6% का ऊपरी सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया है। तो जबरदस्त तेजी है, लेकिन अगला बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो तेजी है वो आगे भी बरकरार रहेगी, इसको समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अमित खरे जी जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट GCL से। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके अब तक के जितने भी टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं, अब अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी है तो उनको क्या रणनीति सुझाएंगे? जी पूजा मैम, थैंक यू। देखिए, अभी पिछली बार जब अपनी बात हुई थी, अपन देखा जाए तो काफी नीचे से तेजी करा रहे हैं और लगभग ये नवंबर वाला ग्वारगम में अपन ने 13,600 के आसपास प्रॉफिट बुक कराया था और वहां से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। तो अब ये जो इसने रिसेंट में 12,000 का बॉटम बनाया है दिसंबर वायदा ग्वारगम में, तो मेरे को लगता है ये अभी आगे कुछ दिनों तक टूटेगा नहीं और कीमतें कहीं ना कहीं एक बार 14 से 14,500 की तरफ जाएंगी। तो नया ट्रेड में इसमें रिकमेंड करूंगा, अभी तो 6% का अपर सर्किट इसमें लगा है 13,106 पे। तो ट्रेडर्स को नया जो बाय पॉइंट है अपना वो 13,210 के ऊपर है। 13,210 के ऊपर दिसंबर वायदा ग्वारगम अगर निकलता है तो फ्रेश एंट्री बाय साइड में करना चाहिए। टारगेट अभी 2-4 दिन का जो रहेगा वो 14,000 से लेके 14,500 का रहेगा और इसमें स्टॉप लॉस जो हम मेंटेन करेंगे वो 12,700 के नीचे का एक एसएल मेंटेन करेंगे। और अभी बात कर लेते हैं ग्वारसीड की। ग्वारसीड देखिए दिसंबर वायदा अभी 7,000 के आसपास है, तो ट्रेडर्स को इसमें फ्रेश एंट्री 7,050 के ऊपर करनी चाहिए। 7,050 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें एक बार 7,250 का टारगेट लेके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस 6,900 का लेके चलना चाहिए। बाई चांस अगर कीमतें ऊपर नहीं निकलती हैं और कहीं पे डिप्स मिलता है, जैसे ग्वारसीड जो है अगर 6,800 के करीब भी मिलता है तो डिप्स में भी एंट्री बनाई जा सकती है। सेम अगर जो है गम अपना 12,500 के आसपास भी मिलता है तो वहां पे भी एंट्रीज डिप्स में बनाई जा सकती है अगर ऊपर के पॉइंट क्रॉस नहीं होते हैं तो। जी मैम। ऑलराइट, तो ये रणनीति आपको ग्वार में सुझा दी गई है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली और आपको दोनों में रणनीति भी सुझा दी गई है। ग्वारगम में 14,000 14,500 के लेवल्स दिख रहे हैं, स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। ग्वार सीड 7,250 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 7,050 के ऊपर के लेवल के ऊपर खरीदारी करिए और स्टॉप लॉस होगा 6,900 का। ये रणनीति आपको ग्वार में सुझा दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी दर्शकों के सवाल को शामिल कर लेते हैं। पुणे से हमें राजीव जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है लेड पर। आज लेड में भी हमने देखा मामूली कमजोरी देखी गई है। यहाँ पर दीपेन जी आपसे सवाल होगा लेड को लेकर। इनका सवाल है कि आज खरीदे या बेचे। देखिए, जैसे हमने बताया कि इवनिंग सेशन में थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस मेटल के प्राइसेस में। ट्रेजेक्टरी थोड़ी डाउनवर्ड ही है, लेकिन आज के पहले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर डिसेंट बाउंस मिलता है वहां पे आप सेलिंग करें तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज 4 से 5 सेशन में हमें ऑलरेडी सेलिंग देखने मिली है बेस मेटल्स में। तो थोड़े ओवर स्टेच लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस और यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पुल बैक को यूज कीजिए, वहां पे आप सेलिंग करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो एक थोड़ी यहाँ पर रिकवरी ये देखने को मिल सकती है। पुल बैक को यूज करिए और बेचने की राय आपको दी जा रही है लेड में। अगला सवाल हमें भेजा है पंजाब से। राकेश मेहरा जी का सवाल है और इनका सवाल यह है कि मौजूदा स्तरों पर सोना या चांदी खरीदे। रवि, आप जवाब दीजिए इसका कि जो अभी स्तर दिख रहे हैं उसमें बेहतर क्या लग रहा है आपको, सोना या चांदी, और लेवल्स क्या सुझाएंगे? डेफिनेटली अगर कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में जैसे दीपेन ने बात की कि सेकंड हाफ में शायद यूएस ओपनिंग के बाद एक रिकवरी दिख सकती है, तो बेस मेटल का एक एडिशनल सपोर्ट सिल्वर को मिलेगा। जो यूएस में इंफ्रा पैकेज पास हुआ है तो उसका आज बेस मेटल्स में अभी कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा। आई थिंक यूएस ओपनिंग के बाद शायद जो बेस मेटल में जो रौनक आएगी तो उसका एक इम्पैक्ट शायद इसमें सिल्वर में भी आ सकता है। तो आई थिंक फॉर अ डे और टू सिल्वर में आउट परफॉर्म, तो सिल्वर में फोकस करना चाहिए। बाइंग साइड 64,200 के करीब एक बार बाई की पोजीशन बनाए। 64,980 तक के टारगेट के लिए 63,920 का एक स्टॉप लॉस रखे अगर आपका इंट्राडे नजरिया है। शॉर्ट टर्म अगर आप व्यू रखते हो तो 65,500 तक भी सिल्वर जा सकता है। तो आई थिंक खरीदारी
का कॉल, अगर आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है तो आई थिंक आई वुड प्रेफर सिल्वर। ओके, तो सिल्वर यहाँ पर अच्छा लग रहा है, सोने से बेहतर लग रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड कर लेने की राय इस वक्त दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल हमें बीकानेर से आया है, किशन जी का, और इनका सवाल है जिंक में ये राय जानना चाहते हैं। दीपेन, आपसे सवाल होगा। आज हमने जिंक में भी देखा कि करीब करीब ½ % की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, ½ % से ज्यादा की गिरावट जिंक में भी देखने को मिली थी। तो इनका सवाल है कि अब आगे क्या करने की रणनीति होगी। दीपेन, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, अगर अभी हम बात करेंगे तो जो ½ % की गिरावट थी वो कन्वर्ट होकर ½% की बढ़त में आ चुकी है। तो ये वही व्यू के साथ जा रहा है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ ज्यादा ट्रेडिंग होगा तो वहां पे आपको पुल बैक देखने मिलेगा। हमारा मानना है कि यहाँ से 1.5% की और तेजी या पुल बैक आ सकता है प्राइसेस में, और वोलेटिलिटी भी रहेगी। तो अगर आप एक डिसेंट पुल बैक के बाद ही शॉर्ट सेलिंग की रणनीति अपनाए तो ज्यादा बेटर होगा। बाइंग की सलाह नहीं होगी, बिकॉज इनहेरिटेंटली ट्रेंड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या मंदी का ही लग रहा है। तो पुल बैक के लिए इंतजार करें और वहां पे शॉर्ट सेल की रणनीति अपनाएं। हाँ बिल्कुल, देखिए बात करते करते ही धीरे धीरे पुल बैक होना शुरू भी किया है। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन अब देखिए रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगला सवाल ले लेते हैं। रामपुर से हमें मोहित ने भेजा है, मेंथा ऑयल पर सवाल है। रवि, क्या राय देंगे आप मेंथा ऑयल में? इनका सवाल है कि क्या मेंथा ऑयल में आगे और तेजी बढ़ेगी? डेफिनेटली अभी उसका सीजनलिटी पीरियड चालू हो रहा है। लास्ट ईयर हालांकि मेंथा ऑयल में थोड़ा सबड्यूड माहौल रहा था, क्योंकि स्टॉक काफी था, एज वेल एज जो कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडस्ट्रियल यूसेज में थोड़ा प्रॉब्लम था। बट इस साल मुझे लग रहा है कि आपको जनवरी फरवरी तक रुकना चाहिए। जैसे ही सर्दियां बढ़ेगी आई थिंक इसमें एक अच्छी डिमांड पे आने की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। और लास्ट ईयर का जो एंडिंग स्टॉक का प्रॉब्लम था इतना शायद इस साल ना रहे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए करना चाहते हो, क्योंकि इंट्राडे इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता, बहुत लैकलस्टर मोमेंटम के साथ ट्रेड होता है, क्योंकि ओपनिंग टिक पे ही पहले 10-15 मिनट के बाद वॉल्यूम वहां से खत्म हो जाता है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रखे, कोई भी डिप आता है बाय करें 930-40 करीब, स्टॉप लॉस 900 के बिलो मेंटेन रखे। मेरे हिसाब से अगर आप दिसंबर तक रुकते हो 1040-1050 तक के लेवल आपको मेंथा ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक सीजनलिटी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको जैसे सर्दियां पड़ेगी इसमें आपको आता दिखेगा। ओके, तो बने रहिए। दिसंबर तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो 1040 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आपको मेंथा ऑयल में दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। राजकोट से सवाल हमें भेजा है कैलाश व्यास जी ने, और इनका सवाल है जीरे पर। दीपेन, आप सजेस्ट करिए, ये जीरे में जानना चाह रहे हैं कि आगे की चाल कैसी लग रही है। देखिए, जीरे की अगर बात करेंगे तो काफी दारोमदार आगे वाले विंटर सीजन में होगा, बिकॉज विंटर के हिसाब से हम देखेंगे कि क्रॉप का कितना बेटर आ सकता है। लेकिन अगर हम ट्रेडर्स की बात करें और टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो काफी अच्छा लग रहा है जीरा, और खाली जीरा ही नहीं, पूरा मसाला पैक काफी अच्छा लग रहा है। हमने देखा है कि पिछले 3 साल में कोई तेजी नहीं आई है। तो टेक्निकली ट्रेडर्स की हिसाब से भी और फंडामेंटली भी अगर विंटर का सपोर्ट मिल जाता है तो आई थिंक जीरा में आपको बहुत अच्छे प्राइजेस देखने मिल सकते हैं। जो अभी 15,500-600 के आसपास चल रहे हैं वो शायद 17,500 के आसपास भी सीजन के टाइम में आपको देखने मिले। तो कोई भी गिरावट आती है मसाले पैक में, जीरा, धनिया या हल्दी, तो इन तीनों में डिप्स में आप बाइंग की रणनीति रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय जीरे पर आपको दे दी गई है, और पूरा पूरा इस वक्त जो मसाला सेगमेंट है वो ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये रणनीति आपको सुझा दी गई है। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपेन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, फिलहाल कमोडिटी निवेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।